उसने कहा, उसने क्या कि इसको साजिश कैसे की जाए कि ये भारत को भारत से काट दिया जाए। क्यों ऐसा क्यों चाहता था वो? इसलिए चाहता था कि आपने सुना होगा एशियाटिक सोसाइटी का नाम, 18वीं सेंचुरी के अंत में 1787 के आसपास जो बनी थी, उसमें उन्होंने तमाम शोध किए थे और शोधों के आधार पर संस्कृत के पुस्तकों का जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी में अनुवाद करके उन्होंने जब वेस्टर्न यूरोप में नवयुवकों के सामने गया तो 19वीं सदी के प्रथम दशक में लंदन, पेरिस और बर्लिन में बहुत बड़े समूह युवाओं के होने लगे जो भारत के फैन समूह बनाने लगे। उन्होंने कहा ये तो बहुत ही बड़ी अच्छी संस्कृति है, ये तो बहुत ही इंक्लूसिव है, ये तो बहुत ही सस्टेनेबल है, ये तो बहुत ही होलिस्टिक है, ये तो ऑल परवेसिव है, ये संस्कृति तो बहुत ही महान है। तो उनको लगा कि जिस देश की संस्कृति इतनी महान है उसे भी मालूम था, मैकाले को भी मालूम था, इसलिए उसे लगा कि अगर इस पर राज करना है तो युद्ध से बहुत दिनों तक राज नहीं कर सकते। कि उसने देख लिया था कि लगातार भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुई थी, लेकिन कभी भी चैन से नहीं बैठने दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को भी। भारत में अनेक जगहों पर आंदोलन होते रहे, कहीं आदिवासियों के क्षेत्र में आंदोलन होता रहा, कहीं किसानों का आंदोलन होता रहा। पहले तो जब सैनिकों का आंदोलन विफल हुआ एकता के अभाव में, तो जनसमूह के आंदोलन होने लगे थे उस बीच में। तो उन्हें लगा कि एक ही तरीका है इतने बड़े भूभाग को अपने नियंत्रण में रखने का कि इन्हें विचारों से गुलाम बना दो। अगर इन्हें ये घोषित करो, इनके मन में एल्गोरिदम बैठा दो, इनका सॉफ्टवेयर ऐसा खराब करो कि इनकी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से सुनियोजित रूप से इनके मानस में ऐसी वैचारिक गुलामी स्थापित कर दो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपनी संस्कृति के प्रति हीन भावना समझते रहें और अपनी ज्ञान परंपरा के सही तथ्यों तक प्रवेश करने की क्षमता भी रखने की इच्छा भी न रखे और पाश्चात्य दर्शन के उपभोक्ता हो जाए। और पाश्चात्य दर्शन का अनुसरण करने के लिए जब इनका मानस हो जाएगा तो रूप रंग में भले ही भारतीय होंगे, लेकिन विचारों से अंग्रेजियत के बिल्कुल संस्करण हो जाएंगे। और वैसा ही कुछ आज देखने को मिलता भी है। आत्मसमीक्षा करिएगा कि वैचारिक रूप से गुलामी होने का एक तरीका क्या है, शिक्षा व्यवस्था। क्योंकि एक शोध है बायोफिजिसिस्ट का, ये 21वीं सेंचुरी के पहले दशक का शोध है। अमेरिका के बायोलॉजी और फिजिक्स के आजकल ज्वाइंट ग्रुप्स रिसर्च करते हैं, जब वो मानते हैं कि जो हम मनुष्य हैं ये देखने में भले एक बायोलॉजिकल आकार दिख रहा है, लेकिन मूलतः हम एक एनर्जी फील्ड है। Every particle in the cosmos is an oscillating wave between two opposite poles, ever dynamic, ever progressive. प्रत्येक ब्रह्मांड का कण दो विपरीत ध्रुवों के मध्य गतिशील तरंग है, एनर्जी फील्ड है, जो निरंतर एक निश्चित गति के साथ क्रियाशील है। मतलब जो भी हम whichever we are looking at a physical form, that is not the actual form. In fact, it is a manifestation of some energy field in a different form. तो उन्होंने कहा कि जब बच्चों का मानस का अध्ययन किया गया तो उसको उन्होंने अध्ययन किया अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, डिफरेंट एनर्जी वेव्स के रूप में उन्होंने जो डिफाइन किया तो उन्होंने पाया कि 16 वर्ष तक अल्फा, बीटा, थीटा, गामा ही रहते हैं बच्चे। और उनमें जब कोई इंफॉर्मेशन को, जो बायोलॉजी के लोग होंगे दे कैन इजीली अंडरस्टैंड, 10 तक तो सभी लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, सेल स्ट्रक्चर तो सभी ने पढ़ा हो, कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन सेल के साइटोप्लाज्म के रिसेप्टर सेल पर जाता है एनवायरनमेंट के रूप में, किसी इंफॉर्मेशन के रूप में, तो वो कैसे इफेक्टर को काइनेटिक एनर्जी के माध्यम से एमिनो एसिड के वाइब्रेशन से ट्रांसफर करता है
और फिर कैसे वो माइटोकॉन्ड्रिया में रिजर्वायर के रूप में हो करके और कैसे उसके डीएनए आरएनए को भी उसके ब्लूप्रिंट को यथावत रखते हुए उसकी एक्टिविटी को चेंज करता है। इसको आजकल सिद्धांत कहते हैं एपिजेनेटिक सिग्नल ट्रांसडक्शन थ्योरी। तो बायोफिजिसिस्ट ने कहा कि जो इंफॉर्मेशन है, जो बच्चा छोटा है गर्भ से लेकर, जो अभिमन्यु की कथा है वो भी वैलिडेट कर रहे हैं वैज्ञानिक कि जब गर्भ में बच्चा होता है तब से लेकर 16 तक जो 4 श्रेणी की एनर्जी फील्ड में रहता है, तो वो 1 सेकंड में कितनी सूचनाएं आप उम्मीद करते हैं कि रिसीव करता होगा, प्रोसेस करता होगा? रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग बोथ, नॉट ओनली रिसीविंग। प्राप्त करना, प्रसंस्करण करना। 20 लाख, आश्चर्य हो रहा होगा ना, 20 लाख, जिसको हम छोटा बच्चा कहते हैं ना कि ये तो कुछ नहीं जानता। 20 लाख सूचना 1 सेकंड में प्राप्त करता है, प्रसंस्करण भी करता है। और जब 16 साल के ऊपर हो जाते हैं तो रिसर्च किया, डिफरेंट एनर्जी फील्ड्स के रूप में उसको पाया उन्होंने, और जब उस पर उन्होंने सेल के साथ इंफॉर्मेशन की एक्टिविटी, फ्रीक्वेंसी, उसकी एक जो इंटेंसिटी को उन्होंने एनालाइज किया, तो उन्होंने पाया कि 1 सेकंड में 16 साल के ऊपर के जो लोग हैं कितनी सूचनाएं प्राप्त करते होंगे? एनीबडी कैन गेस? कोई अनुमान लगा सकता है कि कितना होगा? अगर छोटे बच्चे का 20 लाख है तो 16 साल से ऊपर वाले का कितना होगा? कोई अनुमान? फ्रंट रो के कोई अनुमान बताएं। 5 लाख। और कोई? 1 लाख। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम बताएंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य हो जाएगा। बट इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च इन न्यूयॉर्क। थोड़ा आराम से सुनिएगा, आपको लगेगा कि मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं। ओनली 40 इंफॉर्मेशन इन 1 सेकेंड। एक और 20 लाख और एक और 40। तो आप सोच लो कौन सी प्रोसेसिंग मशीन ज्यादा डायनेमिक है? बच्चे वाली, जिसको हम अबोध समझते हैं, जिसको हम समझते हैं कि ठीक है अभी तो कुछ नहीं समझ रहा है। माताएं भी नहीं, उसको जो प्रथम गुरु हैं वो भी कभी कभी हल्के में ले लेती हैं। तो ये जो अब शिक्षा व्यवस्था, जो स्कूल एजुकेशन है, मैं इसलिए इस एग्जांपल दिया रिसर्च का कि स्कूल शिक्षा व्यवस्था कितना बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रखती है इसमें। हायर एजुकेशन डज नॉट प्ले such important vital role in shaping the children's mindset, nurturing the children's disposition and values, बल्कि स्कूल एजुकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए मैकाले ने बहुत ही खूबसूरती से कहा कि शिक्षा व्यवस्था में घुसा दो गुलामी, ताकि पीढ़ियों तक अगर हम पॉलिटिकल फ्रीडम दे भी दे रहे हैं इनको, तो इनको कम से कम थॉट ऑटोनॉमी ना मिले और ये हमेशा हमारे कंज्यूमर बने रहे। इसलिए उन्होंने 3 रिसर्च कराई, इतने फॉल्ट लाइन क्रिएट किया। आप कभी ध्यान दीजिएगा, अगर गौर से जानते सभी लोग हैं, हो सकता क्लासिफाई ना किया। पहला फॉल्ट लाइन कर दिया भाषा पर। मैं बहुत संक्षेप में संकेत दे रहा हूं, गूगल करके पढ़िएगा। ग्रेयरसन से रिसर्च करा दिया और कहा कि यहां पर 5 समूह है भाषाओं के। एक आर्यन लैंग्वेज है, एक द्रविडियन लैंग्वेज है, इंडो टिबेटन लैंग्वेज है, ऑस्ट्रोलाइट लैंग्वेज है और निग्रोइट्स लैंग्वेज। देयर आर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस अक्रॉस द कंट्री। कोई भाषा इसमें ऐसी नहीं है जो भारत की भाषाओं में कोई एकता हो। तो एकता को, अखंड भारत को खंडित करने का पहला प्रयास उसने कर दिया भाषा। अभी भी रह रह करके शेषनाग की तरह भारत के विभिन्न क्षेत्रों से खड़े होते हैं फन उठा करके किसी न किसी भाषा के विवाद। ये उसी शिक्षा व्यवस्था का दोष है, हमारा आपका किसी का दोष नहीं। 190 वर्षों से हमें यही पढ़ाया गया कि आर्यन लैंग्वेज अलग है, द्रविडियन लैंग्वेज अलग है, निग्रोइट्स अलग है, इंडो टिबेटन अलग है, नॉर्थ ईस्ट अलग है, तिब्बत का पर्याय है, और जो ट्राइबल एरिया के हैं वो निग्रोइट्स हैं, और साउथ ईस्ट आए हुए वो ऑस्ट्रोलाइट लैंग्वेज के हैं, भूमध्य सागर के पास आए हुए वो द्रविड़ीय हैं जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में आर्यों के आक्रमण के बाद खदेड़ दिए गए।
वो लैंग्वेज अलग है। आर्यन लैंग्वेज है जो स्टेपी रीजन से, जो वर्तमान में यूक्रेन और तजाकिस्तान है, स्टेपी रीजन, वहां से आए और उन्होंने भगा दिया, संस्कृत लेकर के आए और ये 5-6 भाषाओं के समूह में, इसलिए सब एक नहीं। एक फॉल्ट लाइन वहां क्रिएट कर दी, दूसरी फॉल्ट लाइन क्रिएट किया उन्होंने विचारों के आधार, थॉट प्रोसेस। उन्होंने कहा कि क्योंकि उनका दोष नहीं था, वो हीगल ने एक हिस्टोरिसिज्म की एक फिलॉसफी उसकी, थीसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, थीसिस, एंटीथेसिस, एक चक्र है उसका। तो उन्होंने भारत में भी यही सोचा कि यहां जितने भी दार्शनिक परंपराएं, श्रृंखला है, वो सब एक दूसरे के विरोध में खड़ी, और उनको सूट किया ही लड़ाने के लिए। तो हमको वैचारिक स्तर पर भी लड़ा दिया कि जो वैदिक लोग हैं वो अलग हैं, उसमें भी जो वेदांत दर्शन के लोग हैं, उपनिषद को फॉलो करते हैं, वो अलग हैं। बुद्धिज्म जो है वो वैदिक मान्यताओं का रिवोल्ट है। जैनिज्म जो है बुद्धिज्म से नहीं मेल खाता है, इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आगे और बढ़ते हुए चलते हैं तो शैव, वैष्णव, अलवार, नैनार, लिंगायत, सिखिज्म, यहां तक कि रिसले ने 1901 में घोषित कर दिया कि सिखिज्म भी भारत की सनातन का हिस्सा नहीं, ये तो ईरान के सूफिज्म से प्रभावित है। उसको फिर पीछे जोड़ दिया, पश्चिम की ओर जोड़ दिया। तो ये सारे जो दार्शनिक आघात किए गए, इस आघातों से हमने भी, आज भी देख लो, जो लोग अपने को सनातनी कहते हैं, तो बुद्धिस्ट उनसे अलग दिखते हैं खड़े, जैन अलग खड़े दिखते हैं। जबकि अगर कोई ईमानदारी से, मैं कोई इमोशनल नैरेटिव नहीं फैलाता हूं, क्योंकि मैंने बताया कि मैं भौतिकी का विद्यार्थी हूं और प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद तथ्य से विहीन बात करना अपराध मानता हूं। और भी शिक्षा जगत में तो यहां पर अगर कोई भी मां सरस्वती के मंच पर खड़े होकर के अगर कुछ भी झूठी नैरेटिव फैलाता है तो देशद्रोही है, ये मानता हूं। तो मैं बिल्कुल प्रामाणिक आधार पर कह रहा हूं कि मैंने मां सरस्वती की कृपा से भारत के चारों वेदों, 12 उपनिषद, 6 दर्शन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, प्रमुख धर्मसूत्र, स्मृति ग्रंथों का स्वयं उसका भाष्य अध्ययन किया, बुद्धिज्म, जैनिज्म का अध्ययन किया, सिखिज्म का अध्ययन किया, लिंगायत का अध्ययन किया, कुरान का अध्ययन किया, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट का अध्ययन किया, कन्फ्यूशियस का अध्ययन किया, और थेल से लेकर सार्त्र तक के जो 41 फिलोसोफर्स हैं उनका भी अध्ययन किया। और इसके बाद क्यों अध्ययन किया? इसलिए अध्ययन किया कि अगर हम भारतीय शिक्षा बोर्ड में भारतीय ज्ञान परंपरा लाना चाहते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनना है, तो पहले हमें ये जानना होगा कि विश्व की अन्य ज्ञान परंपराएं क्या है। झूठी नैरेटिव नहीं फैला सकते कि हम महान हैं, हम महानतम हैं। अरे महानतम हो तो तुम्हें आधार बताना होगा क्यों महानतम हो, ऐसे कोई स्वीकार नहीं करने वाला। या अगर आप ये भी कहते हैं कि महानतम है तो आपको सिद्ध करना होगा कि 11वीं शताब्दी तक खगोल विज्ञान के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, वास्तु विज्ञान के क्षेत्र में, शिल्प के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, चाहे भरतमुनि का नाट्य शास्त्र हो, चाहे बौधायन, आर्यभट्ट, वारामीर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त से लेकर समग्र ग्राम माधव केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स तक मैथमेटिक्स की चर्चा हो, खगोल विज्ञान की चर्चा हो, भौतिकी के रूप में वैशेषिक दर्शन की चर्चा हो, या सत्य तक पहुंचने के लिए एक तर्कपूर्ण मार्ग न्याय दर्शन की चर्चा हो। अभी तक हम सोक्रेटिक मॉडल की बात करते हैं, लेकिन महर्षि गौतम के न्याय दर्शन को पढ़ लें तो ऐसा लगेगा कि सोक्रेटिक मॉडल उपनिषद के मॉडल और हमारे बुद्ध के मॉडल के सामने कुछ भी नहीं ठहरता, और महर्षि गौतम के न्याय दर्शन के सामने तो वो ढेर हो जाएगा 100 के विपरीत 0 पर। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पाठ्य पुस्तकों में इसकी कहीं चर्चा तक नहीं है इन विषयों की।
छोटी छोटी चर्चाएं भी नहीं है कि बच्चे के अंदर बाद में इसको एक्सप्लोर करने की पॉसिबिलिटी है, कहीं चर्चा नहीं। और कहीं चर्चा नहीं है या चर्चा है तो हीन भावना के रूप में कि ये तो अंधविश्वासियों का देश है, ये तो जादू टोनों वाला देश है, ये तो मदारियों का देश है, ये तो पाखंडियों का देश है, इनको तो हम सिविलाइज करने के लिए आए हैं। और उन्होंने कहा और हमने मान भी लिया। और सिविलाइज होने के लिए 1835 के एजुकेशन एक्ट में खुले हुए विद्यालयों में धूम मच गई नौकरी के चक्कर में, क्योंकि जो इलीट क्लास था उसको नौकरी चाहिए थी ईस्ट इंडिया कंपनी के सिस्टम में। आम किसान मजदूर नहीं जा रहा था, जो इलीट क्लास था वही भागता है। जैसे आज का भी इलीट क्लास अब सीबीएसई से भी भाग रहा है, अब वो अपने स्टेट बोर्ड से भी भाग रहा है, अब वो कैम्ब्रिज बोर्ड को पकड़ा है, आईबी बोर्ड को पकड़ा है, ऑस्ट्रेलिया बोर्ड एक नया अवतरित हो गया है 3 महीने पहले, उससे जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इलीट क्लास को सिर्फ इच्छा ही है कि उसके बच्चे को भारत में नहीं रखना है, उसको इन अंतर्राष्ट्रीय बोर्डों से पढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में मोहर लगवा करके स्टेटस सिंबल बनाना है। ये जो इलीट क्लास है ना, वो सबसे पहले स्वीकार करता है। और इसके बाद जो आम व्यक्ति है वो श्रीनिवासन की संस्कृताइजेशन की जो फिलॉसफी है कि महाजनो ये निगता सपंथा, जो समाज के बड़े लोग करते हैं सभी करने लगते हैं। तो हालात ये हो गए हैं कि विद्यालय अब हो गए हैं 7 स्टार होटल, रिसोर्ट। वहां पर शिक्षा की आत्मा नहीं है, शरीर बहुत ही बलशाली है, प्राण और आत्मा नहीं वहां पर। क्यों? क्योंकि इलीट चाहता है कि जब तक उससे आप 30,000 रुपए महीने फीस नहीं लोगे तब कैसे शिक्षा व्यवस्था उसके बच्चे की करोगे आप। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि शिक्षा हो रही कि नहीं हो रही। भले ही कल्चरल प्रोग्राम के नाम पर 1.5 महीने नो बैग के रूप में बच्चों को बुलाकर पढ़ाई शून्य कर दिया जाए, संस्कार विहीन कर दिया जाए, वो मान्य है। लेकिन बच्चा एसी बस में जाता है, एसी कमरे में पढ़ता है, बहुत ही अच्छी अच्छी जगह पर रहता है, खाने के लिए उसको नाश्ते में काजू भी मिल जाता है। तो ये तो सबसे अच्छा विद्यालय है। शिक्षा के लिए चाहिए बौद्धिक थाली, मानसिक थाली चाहिए, बौद्धिक व्यंजन चाहिए। उसको इन व्यंजनों की आवश्यकता नहीं है उसकी। ये जो मन है ना, तैत्तिरीय उपनिषद कहता है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये 5 कोशों से बनी हुई हमारी शरीर है। और जब तक हम इन 5 कोशों का शुद्धिकरण, शुद्धो वसि बुद्धो वसि निरंजनो वसि, जो हमारे वेदों का वाक्य है, नहीं कर पाते हैं, सत्यम च वद ऋतम चरा स्वाध्याय मां प्रमदः भूत्ययि मां प्रमदः। जब तक उस तरह के वाक्यों से बच्चों को नहीं जोड़ेंगे, उत्तस्र जाग्रत प्राप्य वरान्न बोधत, जब तक उनके अंदर हौसला कायम नहीं होगा, आत्मबल नहीं होगा, तो शिक्षा का उद्देश्य नकलची बनाना होता है कि शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान का सर्जक बनाना है। कोई भी राष्ट्र, अगर आज इजराइल है, चाहे अच्छा कर रहा बुरा कर रहा, उस पर हम डिबेट नहीं कर रहे, उसके शौर्य की बात कर रहे, उसके एकता की बात कर रहे, उसके 80 लाख की आबादी के देश के अमेरिका की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि तुम ऐसा करो और वो ऐसा मान ले। सिंगापुर, हांगकांग, नीदरलैंड, चाइना, रसा, जर्मनी, फ्रेंच, ये अगर आगे बढ़े हैं ना, तो अपनी संस्कृति के साथ जुड़ करके बने। बिना संस्कृति से जुड़े, बिना अपनी ज्ञान परंपरा की निरंतरता से जुड़े हुए एक पर कटे पक्षी की तरह अशक्त होता है मनुष्य अपने समाज। उसी तरह जैसे अगर मैं 65 वर्ष का व्यक्ति हूं और मुझे 65 वर्ष तक आज की जो स्मृतियां हैं उसको हमारे सॉफ्टवेयर से, एल्गोरिदम से डिलीट कर दिया जाए, क्या प्रगति करेंगे? तो इस मैकाले की शिक्षा ने पूरी की पूरी हजारों साल की विश्व की सबसे समृद्धतम संस्कृति की ज्ञान परंपरा के समूची संपदा को ही
शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से यहां के गढ़े जा रहे नवयुवकों के मानस से ही डिलीट कर दिया, और हम उस डिलीटेड सॉफ्टवेयर को ही महिमा मंडित मानते हैं। हम उसमें गौरव महसूस करने लगे। हम युवाओं से जो बात करते हैं, बोर्ड के अध्यक्ष होने के बाद मैं तमाम IIT IIM में भी जाता हूं, एक जस्ट टू क्रिएट एनवायरमेंट इन फेवर ऑफ blending of Indian knowledge system with modern education, whether in school education or higher education. तो उनके इतने प्रश्न खड़े होते हैं कि जैसे लग रहा है कि कोई भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करना ही अपराध है। लेकिन जब उनसे पूछता हूं मैं कि भाई आप ये शास्त्रों को पढ़े हो? नहीं। ये पढ़े हो? नहीं। ये पढ़े हो? नहीं। तो जब तुम कुछ पढ़े ही नहीं हो तो अपने भारत का बोध ही नहीं है, तुम भारत को जानते ही नहीं हो, तो किस तरह से भारत से शिक्षित हो तुम? महर्षि अरविंदो कहते थे एक बहुत ही वाक्य, ये कौन सी भारतीय शिक्षा है जिसकी पूरी स्ट्रक्चर में, संरचना में कहीं भारत ही नहीं दिखता। न भारत का दर्शन दिखता है, न भारत की रीतियां दिखती हैं, न भारत की परंपरा दिखती है, न भारत की नदियां दिखती हैं, न भारत की सांस्कृतिक स्वरूप दिखता है, न भारत की ज्ञान परंपरा दिखती है, न भारत के तीर्थ दिखते हैं, न भारत का गौरव दिखता है। तो ये कौन सी शिक्षा है जो हम भारत में भारत की शिक्षा के रूप में परोस रहे हैं? ये महर्षि अरविंदो का वाक्य है, मेरा वाक्य नहीं है। महर्षि दयानंद भी ये कहते चले गए, गांधी भी ये कह के चले गए। गांधी की अगर एक पुस्तक पढ़िए धर्मपाल जी की, द ब्यूटीफुल ट्री, पढ़ा है किसी ने? मैं रिकमेंड करूंगा पढ़िएगा। तो धर्मपाल जी बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे। द ब्यूटीफुल ट्री, उन्होंने इतने अच्छे से लिखा है इसको। इसी बात को लिखा जो मैं अभी चर्चा कर रहा था कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में शिक्षा नहीं दी जाती। भगवान राम और कृष्ण किसी एयर कंडीशन के गुरुकुल विद्यालय में नहीं पढ़े थे। वो लकड़ियां बटोर कर, खाना खुद बनाकर, खुले हुए आकाश में वृक्षों के नीचे अपनी गुरु आज्ञा से उनके निकट बैठ करके क्रियाशील होते हुए, थ्योरेटिकल नहीं, सिद्धांत और व्यवहार दोनों में एक अद्भुत समन्वय करते हुए पढ़े थे। इसलिए रामत्व की प्रतिष्ठा और कृष्णत्व की प्रतिष्ठा है। सुविधाओं से नहीं होती प्रतिष्ठा। सुविधाएं न्यूनतम भूमिका अदा करती हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनका उपयोग नहीं, जैसे शरीर का उपयोग है, हर व्यक्ति की शरीर के ऑर्गेनिज्म तो मिलते जुलते हैं, लेकिन उसकी जो विचार है, जो उसकी दृष्टि है, वो उस व्यक्ति को यूनिक बनाती है, अलग बनाती है। उसी तरह किसी के राष्ट्र का भी जो आइडियोलॉजी है, उसकी जो विचारधारा है, जो सामूहिक चेतना है, कलेक्टिव कॉन्शसनेस, राष्ट्र उससे आगे बढ़ता है। शिक्षा व्यवस्था हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस को 190 वर्षों में दिशा घुमा दी है। उसी को डीकोलोनाइज करना है। जो कॉन्शसनेस का कॉलोनाइजेशन हुआ है उसको डीकोलोनाइज करना है। हम पॉलिटिकली तो डीकोलोनाइज हो गए, लेकिन कॉन्शसनेस में अभी कॉलोनाइज ही चले आ रहे हैं। इसीलिए हमें स्वदेशी वस्तुएं भी खराब लगती हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जब अमेरिका ने आंखें तरेरी टैरिफ के नाम पर, तो उन्होंने कहा स्वदेशी अपनाओ। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो लंबी श्रृंखला मैकडोनाल्ड, पिज्जा हट पर खड़ी हुई कतार लगाए हुए मिलेगी आपको कि चाहे तुम मुझे कुछ भी गाली दो, मुझे तो मेरी जिह्वा को तो तुम भी पसंद हो। अपनी बाटी चोखा, अपनी दाल बाटी कुछ भी पसंद नहीं हमें, चाहे कितनी ही हाइजीन हो, कितनी ही चरक संहिता के अनुसार उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, वो नहीं पसंद है। पसंद है मुझे सड़ी गली चीजें, क्योंकि तुमने सड़ी गली खाने की आदत डाल दी हमारी। हम तो तुम्हारी जीवा तो तुम्हारी गुलाम है। बात करेंगे वैचारिक स्वतंत्रता, हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, विश्वविद्यालयों में नारा लगता है। किससे आजादी चाहिए? अपनी जीव को तो तुम आजाद कर नहीं पा रहे हो। अपनी जीव को तो तुम मैकडोनाल्ड का गुलाम बनाए पड़े हो। अपनी जीव को तो तुम पिज्जा बर्गर का गुलाम बनाए पड़े हो, नूडल्स का गुलाम बनाए पड़े हो, और बात करते हो कि आजादी चाहिए। कैसे आजादी चाहिए?
तो बच्चों को जब तक ये मानस में केंद्रित न हो कि भारत की ज्ञान परंपरा एक लंबी श्रृंखला रही है सारे आयामों में समय समय पर ज्ञान सृजित करने की। हाँ, 11वीं शताब्दी के बाद क्या कारण थे कि हम विगत सेकंड मिलेनियम में खत्म हो गए। पूरा सेकंड मिलेनियम भारत इतिहास से गायब है, पूरी दुनिया के मानस से, पटल से। ऐसा क्यों? ये शिक्षा व्यवस्था उन्हें सिखानी पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को गाली नहीं देना है, एक बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस करनी। ये क्रिटिकल एनालिसिस करनी होगी जब युद्धों में आक्रांत रहोगे, जब समुदायों में बटे रहोगे, टेरिटोरियल एरियाज के लिए संघर्ष करते रहोगे, एक दूसरे में एकजुटता नहीं होगी, राष्ट्र की सेवाओं की रक्षा नहीं हो पाएगी, स्थिरता नहीं होगी, शांति नहीं होगी, समृद्धि नहीं होगी, तो नए ज्ञान सृजन के भी कोई भी सृजन के अंकुरण की कोई संभावना नहीं होगी। पूरी दुनिया का इतिहास साक्षी है। वही समाज जो स्थिर होता है, शांतिपूर्ण होता है, समतावादी होता है, स्थिर होता है, वहीं पर डायनेमिक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्प्राउट होता है। आज 400 सालों में यूरोप ने जो किया, पूरी दुनिया के वर्ल्ड व्यू को बदल रहा है। लेकिन इसके पहले हमने पूरी दुनिया के वर्ल्ड व्यू को बदला, इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है। मैं उस पर जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर आप फिबोनाची की मैथमेटिक्स की पुस्तक, आइंस्टीन का संस्मरण, इब्न बतूता का संस्मरण, मैगस्त्रीच का ट्रेवल, इसका वेंसांग का, अगर इसको सब पढ़ोगे, अरेबियन ट्रेवलर्स, चाइनीज ट्रेवलर्स, यूनानी ट्रेवलर्स का अगर पूरा पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि सब मानते हैं कि भारत से ही गणित आई, और अगर भारत की गणित का प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं मालूम होता, दशमलव पद्धति नहीं मालूम होती, तो आइंस्टीन कहता है हम E=mc² को डिफाइन नहीं कर पाते। फिबोनाची कहता है कि ये मैथमेटिक्स जो पूरी दुनिया को दिया, ये भारत ने दिया। सिंध हिंद नाम की पुस्तक जो सिंध के राजा ने 9वीं शताब्दी में अब्बासीड डायनेस्टी के मंसूर को दिया, और मोनेस्ट्री बुद्ध की बल्ख में जो तमाम भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र थी, उसके माध्यम से जब वो अरबिक में, फारसी में ट्रांसलेशन कराता है, और फिर टोलस्टेडो जाता है, टोलस्टेडो से स्पेन जाता है, स्पेन से इटली जाता है, इटली से फ्रांस जाता है। दारा शिकोह जब उपनिषदों की का अनुवाद कराता है फारसी में, उसकी हत्या के बाद उसका डॉक्टर बर्नियर उस पांडुलिपि को लेकर के फ्रेंच में जाता है, डोपरान उसका अनुवाद करता है, जर्मनी में स्नीगलबंद उसका अनुवाद करते हैं, और ये फैलते हुए जो वेस्टर्न में जाता है, तो देकार्त जैसा फिलोसफर उपनिषदों और सुकरात दोनों की थ्योरी को मिलाकर, अरस्तु की थ्योरी को मिलाकर एक नए विज्ञान का नया दौर प्रारंभ होता है यूरोप।